दोस्तों, आपने अभी तक असुरान मूवी देख ही लिया होगा और अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मेनली ये तमिल मूवी है, लेकिन अब इसका हिंदी वर्जन भी आ गया है। IMDb पे इसे 8.5 की रेटिंग मिली है और हाल में ही इसके मेन कैरेक्टर का रोल अदा करने वाले एक्टर धनुष को इस मूवी में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। असुरान की कहानी ये है कि धनुष, जिसका मूवी में शिवासामी नाम है, एक छोटी जाति से ताल्लुक रखने वाला गरीब किसान होता है, जिसकी जमीन पर उच्च जाति के जमींदारों की नज़र पड़ जाती है। उसी के लड़ाई में जमींदारों द्वारा शिवसामी के बड़े बेटे की हत्या कर उसका सर काट दिया जाता है। इस मूवी में शिवासामी के जवानी की कहानी को भी दर्शाया गया है, जिसमें शिवासामी के गांव में गरीब किसानों की जमीन पर जमींदारों द्वारा गलत तरीके से हड़प लिया जाता है। इसके बाद गरीब किसान जब दोबारा अपनी जमीन वापस दिए जाने की मांग करते हैं तो उनकी पूरी बस्ती को जला दिया जाता है। इसमें काफ़ी घर जलकर राख हो जाते हैं और दर्जनों लोगों को भी जलाकर मार दिया जाता है, जिसमें शिवासामी के परिवार भी होते हैं। इसमें जमींदार और शिवासामी के आपसी रंजिश भी दिखाया गया है। इसके बाद शिवासामी उस जमींदार से बदला लेता है। ये तो हो गई मूवी की कहानी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है, जिसमें उच्च जाति के जमींदारों द्वारा जमीन हड़पने के सिलसिले में दलितों की झोपड़ी को जला दिया जाता है और इसमें 44 लोग जिंदा जल के मर गए थे। और इससे भी ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसमें से आधे से ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं। जलते हुए माताओं ने अपने नवजात बच्चों को घर से बाहर फेंक दिया, इस उम्मीद में कि नवजातों को देखकर शायद भीड़ में कोई तो ऐसा होगा जिसमें बच्चों को बचाने की मानवता होगी। लेकिन दरिंदों ने बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर वापस जलते हुए झोपड़ी में फेंक दिया। और ये कोई मूवी की सीन नहीं है, ये सच्ची घटना है दोस्तों। अब ये कहानी आपको अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन अगर जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर से कीजिए। दोस्तों, बात सन 1968 की है। तमिलनाडु के तंजौर जिले में एक गांव है किलवेनमनी। किलवेनमनी में बड़े जमींदारों का बोलबाला था। जमींदारों के जमीन पर दलित लोग मजदूरी करते थे। वे लोग गरीब भूमिहीन थे, जिनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। उस समय मजदूरों को दिहाड़ी के तौर पर पैसा नहीं दिया जाता था, बस मुट्ठी भर अनाज दे दिया जाता था। इसी दौरान तमिलनाडु में कम्युनिस्ट मुठभेड़ जोर पकड़ रहा था, जिसमें नेताओं द्वारा मजदूरी देने के लिए अभियान चलाए जा रहे थे। किलवेनमनी गांव के मजदूर इन्हीं नेताओं के संपर्क में आए और उनकी बातों से प्रभावित होकर जमींदारों से ज़्यादा मजदूरी देने की मांग करने लगे। लेकिन जमींदारों को यह मांग मंजूर नहीं थी। वे तो इस बात से भी गुस्से में थे कि वर्षों से मजदूरी करते आ रहे ये मजदूर आखिर उसके सामने आवाज़ उठाने की हिम्मत कैसे की। ऐसे में मजदूरों ने ज़्यादा मजदूरी की मांग करने के लिए एक संघ का गठन किया और उस संघ के झंडे का रंग लाल रंग का रखा और जमींदारों के विरोध में पूरे गांव में लाल रंग के झंडे को घुमाया और फिर गाड़ दिया। जमींदारों ने भी पीले झंडे के साथ अपना अलग संगठन बनाया। इसके कारण इलाके में तनाव बढ़ने लगा और एक दिन जमींदारों ने 2 मजदूरों का अपहरण कर लिया और इन्हें खूब मारा पीटा गया। दोनों लोग मजदूरों के संगठन से जुड़े हुए थे। अपहरण का मामला सामने आने पर मजदूरों द्वारा काफी विरोध प्रदर्शन किया गया और दोनों व्यक्तियों को छोड़ने की मांग करने लगे। इन्हीं प्रदर्शनों के बीच दोनों गुटों में झड़प शुरू हो गई। देखते देखते ही झड़प खूनी झड़प में बदल जाती है और प्रदर्शनकारियों द्वारा जमींदारों के एक आदमी को मार दिया जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों मजदूर जो जमींदार द्वारा किडनैप किए गए थे, उनकी लाश मिलती है। गुस्से में आग बबूला हुए जमींदारों ने गांव के सभी दलितों को मारने की योजना बनाते हैं और फिर एक दिन 25 दिसंबर 1968 जब पूरी दुनिया क्रिसमस के अवसर पे खुशी मना रहे होते हैं तो गांव के कुछ जमींदार अपने 200 लोगों के साथ पुलिस की गाड़ी में आते हैं। ये सब सारा पहले से ही प्री प्लान्ड होता है। 250 लोग दलितों की बस्ती को चारों तरफ से घेर लेते हैं और गांव से बाहर जाने वाली सारे रास्ते बंद कर देते हैं, जिससे कि लोग बाहर न भाग सकें। इसके बाद हमलावरों ने मजदूरों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। गोलीबारी भी होती है, जिससे कि 2 लोग घायल हो जाते हैं। हमलावरों से बचने के लिए निहत्थे मजदूर और उनके परिवार, जिनमें से कई महिलाएं और बच्चे भी थे, एक 8 फीट बाई 9 फीट के बनी झोपड़ी में शरण लेते हैं। इसके बाद हमलावरों द्वारा इस झोपड़ी को घेर लिया जाता है और आग लगा दिया जाता है। कुछ लोग जद्दोजहद करके इस जलती हुई झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, लेकिन इतने सारे हमलावरों से वे बच नहीं पाते। उनको पकड़ लिया जाता है और कुछ को जान से मारकर झोपड़ी में फेंक दिया जाता है और कुछ को जिंदा ही फेंक दिया जाता है। जलते हुए माताओं ने 1-1, 2-2 साल के अपने नवजात बच्चे को घर से बाहर इस उम्मीद में फेंक देती हैं कि शायद भीड़ में कोई तो ऐसा होगा जिसमें बच्चों को बचाने की मानवता बची होगी
लेकिन उन दरिंदों ने नवजात बच्चों के भी टुकड़े टुकड़े कर वापस जलते हुए झोपड़ी में फेंक देते हैं। इस नरसंहार में 44 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 16 महिलाएं और 23 बच्चे शामिल होते हैं। मारे गए लोगों की लिस्ट और ब्रैकेट में उनकी उम्र आप देख सकते हैं। इस घटना के 2 साल बाद सन 1970 में नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल के दौरान गोपाल कृष्णन नायडू को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। गोपाल कृष्णन नायडू इस नरसंहार में शामिल होने का मुख्य आरोपी था। इसके बाद गोपाल कृष्णन नायडू मद्रास हाई कोर्ट में वर्डिक्ट के खिलाफ अपील करता है और सन 1975 में हाई कोर्ट द्वारा नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है और गोपाल कृष्णन नायडू को सबूतों के अभाव ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस में बरी कर दिया जाता है। इस नरसंहार के 12 साल बाद सन 1980 में मुख्य आरोपी गोपाल कृष्णन नायडू की हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या इस नरसंहार का बदला लेने के लिए की जाती है। इस हत्याकांड में अमर राज नामक व्यक्ति को मुख्य आरोपी बनाया जाता है, मगर सबूतों के अभाव में इसे भी बरी कर दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिए। बी सेफ एंड स्टे क्यूरियस।